Assalamu alaikum students. In our previous lecture, we traveled through thousands of years of literary history. हमने देखा कि फिक्शन का सफर एंशियंट कैंपफायर से स्टार्ट हुआ, फिर मिथ और एपिक्स तक पहुंचा, फिर मेडिवल रोमांसेस और नाइट्स की एडवेंचर्स तक गया और फाइनली रेनेसां पीरियड में ह्यूमन बीइंग्स जो है वो लिटरेचर का सेंटर बन गए। और लेक्चर के एंड पर हमने डॉन क्विक्सोट के बारे में पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर डॉन क्विक्सोट को फर्स्ट मॉडर्न नॉवल कहा जाता है तो फिर इंग्लैंड को नॉवल का होम क्यों कहा जाता है? और अगर ग्रीक्स ने स्टोरी टेलिंग को आर्ट बनाया था तो फिर इंग्लिश नॉवल सडनली कहाँ से आ गया? क्या इंग्लैंड ने नॉवल इन्वेंट किया या उसने पुरानी ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करके उन्हें एक न्यू फॉर्म दी? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि फिक्शन जो है वो इंग्लैंड तक कैसे पहुंचा। तो फिक्शन जो है वो भी एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन तक ट्रैवल करता रहा। सबसे पहले मेसोपोटामिया ने स्टोरी टेलिंग की फाउंडेशन रखी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया ने स्टोरी टेलिंग की फाउंडेशन रखी, फिर ग्रीक्स आए। ग्रीक्स ने स्टोरीज को स्ट्रक्चर दिया, हीरोज, जर्नीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्लॉट्स, ये सब चीजें डेवलप हुई। लेकिन स्टूडेंट्स, ग्रीक सिविलाइजेशन हमेशा तो नहीं रही, तो फिर ग्रीक स्टोरीज का क्या हुआ? यहाँ रोमन्स एंटर करते हैं। रोमन्स ने ग्रीस को कॉन्कर किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोमन्स ने सिर्फ ग्रीक लैंड ही कॉन्कर नहीं की, उन्होंने ग्रीक कल्चर भी अडॉप्ट कर लिया। ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक स्टोरी टेलिंग सब कुछ रोम तक पहुंच गया। और जब रोमन एम्पायर यूरोप में स्प्रेड हुआ तो ग्रीक आइडियाज भी यूरोप में स्प्रेड हो गए, यानी इनडायरेक्टली ग्रीक फिक्शन पूरे यूरोप तक ट्रेवल कर गया। अब बात करते हैं मेडिवल यूरोप में क्या हुआ। अब स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए, रोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है, यूरोप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाता है। अब सवाल ये है, अगर रोमन एम्पायर खत्म हो गया था तो ग्रीक और रोमन बुक्स का क्या हुआ? क्या वो सब डिस्ट्रॉय हो गए? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनेस्ट्रीज और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने बहुत सी क्लासिकल बुक्स को प्रिजर्व किया। मॉन्क्स जो थे वो इन बुक्स को हैंड कॉपी करते थे, इस वजह से होमर और दूसरे क्लासिकल राइटर्स की वर्क्स जो है वो सर्वाइव कर गई। फिर स्टूडेंट्स, यूरोप में रेनेसां आया। रेनेसां का मतलब है रीबर्थ, लेकिन सवाल ये है किस चीज का रीबर्थ? लर्निंग का, नॉलेज का, क्लासिकल कल्चर का, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। स्कॉलर्स ने पुरानी ग्रीक और रोमन बुक्स को दोबारा स्टडी करना शुरू किया। सडनली होमर जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, वर्जिल इम्पोर्टेंट हो गया, प्लेटो, अरिस्टोटल जो कि ग्रीक और रोमन फिलोसफर्स थे वो भी इम्पोर्टेंट हो गए। यूरोप को ऐसा लगा जैसे उसने अपना जो ट्रेजर है वो डिस्कवर कर लिया हो, और इसी वजह से रेनेसां फिक्शन की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट है। अब बात आती है प्रिंटिंग प्रेस की, कि प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरह से हर चीज को चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप क्या करते हैं? अभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पीडीएफ की फॉर्म है उसको पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी से ले लेते हैं, किसी बुक शॉप से परचेज कर लेते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए आप 15th सेंचुरी में रह रहे हैं, आपको एक बुक चाहिए, आप क्या करेंगे? उस वक्त बुक्स हैंड रिटन होती थी, एक किताब कॉपी करने में मंथ्स लग सकते थे, इसीलिए बुक्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, सिर्फ एलिट क्लास के लोग जो है वो उसे अफोर्ड कर सकते थे। जब बुक्स ही अवेलेबल नहीं होंगी तो रीडर्स कहाँ से आएंगे, और जब रीडर्स नहीं होंगे तो नॉवेल्स किसके लिए लिखे जाएंगे? यही वजह है कि मॉडर्न नॉवल उस वक्त तक फुली डेवलप हो ही नहीं पाया। लेकिन फिर एक इन्वेंशन आई जिसने लिटरेचर की हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, द प्रिंटिंग प्रेस। योहानेस गुटेनबर्ग ने 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये लिटरेचर का रेवोल्यूशन था। बुक्स सस्ती हो गई, ज्यादा कॉपीज में प्रिंट होने लगी, नॉलेज रैपिडली स्प्रेड होने लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रीडिंग बिकेम कॉमन। अब सिर्फ किंग्स और नॉवेल्स नहीं, ऑर्डिनरी लोग भी जो थे वो बुक्स रीड करने लगे, और यहाँ से एक न्यू रीडिंग कल्चर स्टार्ट हुआ। So why did England became the home of the novel? स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रेनेसां इटली में स्टार्ट हुआ था और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जर्मनी में इन्वेंट हुई, तो फिर नॉवल का सेंटर इंग्लैंड क्यों बना? व्हाई नॉट इटली, व्हाई नॉट फ्रांस, नॉट जर्मनी? तो इसका आंसर हमें इंग्लैंड की चेंजिंग सोसाइटी में मिलता है। इंग्लैंड वाज चेंजिंग रैपिडली। इमेजिन कीजिए आप 18th सेंचुरी इंग्लैंड में रह रहे हैं, शॉप्स इंक्रीज हो रही हैं, ट्रेड एक्सपेंड हो रही है, सिटीज डेवलप हो रहे हैं, लोग पहले से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिडिल क्लास ग्रो कर रही है। पहले सोसाइटी में दो मेजर ग्रुप्स डोमिनेट करते थे, रिच नोबल और पुअर पीजेंट्स। लेकिन अब एक न्यू क्लास जो है वो इमर्ज हो रही थी, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, लॉयर्स, टीचर्स, क्लर्क्स। ये लोग वेल्थी भी थे और एजुकेटेड भी, और इन लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक भी था। तो स्टूडेंट्स, जरा सोचिए, अगर आप एक मर्चेंट हैं जो सारा दिन बिजनेस करते हैं, शाम को घर आकर क्या पढ़ना पसंद करेगा? एक मिथिकल हीरो जो ड्रैगन से फाइट कर रहा है, या एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसकी लाइफ आपके जैसी है? तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे ना। यही चेंज फिक्शन की हिस्ट्री में रेवोल्यूशनरी था। रीडर्स वांटेड कैरेक्टर्स दैट कुड रिलेट टू, वो अपनी लाइफ लिटरेचर में देखना चाहते थे।
अपने स्ट्रगल्स, एम्बिशंस, मिस्टेक्स, ड्रीम्स और इसी डिमांड ने मॉडर्न नॉवल को प्रोड्यूस किया। स्टूडेंट, अब तक जो लिटरेचर उनके पास था, यूरोप में था या फिर इंग्लैंड में था, उसमें हीरोज जो थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ठीक है, जो एंशिएंट फिक्शन में जो हीरोज थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। फॉर एग्जाम्पल ओडेसियस, गिलगामेश, किंग आर्थर, ये सब ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। लेकिन 18th सेंचुरी रीडर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज से ज्यादा इंटरेस्ट ऑर्डिनरी ह्यूमंस में था। अब लिटरेचर क्वेश्चन कर रहा था कि एक ऑर्डिनरी इंसान मुश्किल सिचुएशन में क्या करेगा, एक ऑर्डिनरी वुमेन सोसाइटी के प्रेशर को कैसे हैंडल करेगी, एक मिडिल क्लास फैमिली किन चैलेंजेस का सामना करेगी। यहाँ से फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब आना स्टार्ट हुआ। तो अब डैनियल डिफो जो है वो सीन में एंटर करते हैं। डैनियल डिफो एक इंग्लिश राइटर है। तो अब स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए, अब आप 18th सेंचुरी के रीडर हैं, आपने मिथ्स पढ़े, लेजेंड्स पढ़े, रोमांस पढ़े, फिर एक दिन आपके हाथ में एक न्यू बुक आती है, रॉबिन्सन क्रूसो, और आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ पेजेस बाद आप सोचते हैं वेट अ मिनट, ये तो रियल लग रही है। स्टूडेंट्स, यही डैनियल डिफो का मैजिक था। हु वाज डैनियल डिफो? डिफो सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं था, वो जर्नलिस्ट भी था, बिजनेसमैन भी था, पॉलिटिकल राइटर भी था, और इसी वजह से उसकी राइटिंग रियलिटी के बहुत ही करीब थी। उनको रियल लाइफ ऑब्जर्व करना पसंद था, उसको ऑर्डिनरी पीपल जो है वो इंटरेस्टिंग लगते थे, और इसी ऑब्जर्वेशन ने उसको मॉडर्न फिक्शन का पायनियर बना दिया। स्टूडेंट्स, मेनी क्रिटिक कॉल हिम द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल। Why? Because Defoe brought realism into fiction in a way readers had never experienced before. His stories felt real, his characters felt real, his situations felt real. Readers often forgot they were reading fiction. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की, जो 1719 में पब्लिश हुआ था। ये मोस्ट फेमस नॉवल कंसिडर किया जाता है डिफो का। The story begins when Crusoe goes on a sea voyage. His ship is wrecked. He becomes stranded on a deserted island. अब स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल जो है एडवेंचर स्टोरी मालूम होती है, बट इट इज मच मोर देन दैट। अब कई सालों तक क्रूसो जो है वो बिल्कुल अकेला सर्वाइव करता है, वो शेल्टर बिल्ड करता है अपनी, जो ही ग्रोज फूड, ही लर्न्स न्यू स्किल्स, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स यूजिंग इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन। अब 18th सेंचुरी रीडर्स के लिए बड़ा फैसिनेटिंग चीज थी, क्योंकि क्रूसो जो है वो कोई मिथिकल हीरो नहीं था, उनके जैसा एक आम इंसान ही था ना। तो पहली दफा जो है एवरीडे लाइफ बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ सीरियस लिटरेचर। तब डिफो की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिफो मेड 3 major contributions. First, he introduced realism. Second, he focused on ordinary individuals. Third, he showed detailed daily life. Because of these contributions, fiction moved closer to reality than ever before. अब हम बात करते हैं सैमुअल रिचर्डसन की। सैमुअल रिचर्डसन एंड द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अगर डिफो ने एक्सटर्नल रियलिटी पे फोकस किया था, तो एक और नॉवेलिस्ट जो था उसने इनर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन इमोशंस पे फोकस किया, और वो नॉवेलिस्ट था सैमुअल रिचर्डसन। स्टूडेंट्स, रिचर्डसन asked a different question. Instead of asking what happens to the character, he asked what is happening inside the character's mind. ये एक revolutionary change था। उस रिचर्डसन के जो फेमस नॉवल है पामेला, जो 1740 में पब्लिश हुआ। पामेला कोई क्वीन नहीं थी, कोई प्रिंसेस नहीं थी, कोई लेजेंडरी हीरोइन नहीं थी, बल्कि एक सर्वेंट गर्ल थी। अब स्टूडेंट्स, ये नोट करें कि एक सर्वेंट गर्ल को हीरोइन बना दिया इसने, रिचर्डसन ने, और ये उस वक्त के लोगों के लिए बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि उन्होंने अब तक हीरोज देखे थे और वो हीरोज कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, और अब यहाँ पे एक सर्वेंट गर्ल को हीरोइन बना दिया इस राइटर ने। तो ये अकेले ये एक चीज ही रिवोल्यूशनरी थी, क्योंकि फॉर सेंचुरीज लिटरेचर फोकस्ड ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। नाउ एन ऑर्डिनरी यंग वुमन बिकेम द सेंटर ऑफ अ मेजर लिटरेरी वर्क। द नॉवल एक्सप्लोर्स हर फियर्स, होप्स, स्ट्रगल्स एंड मॉरल चॉइसेस। अब जो है रीडर्स वो इमोशनली कनेक्शन फील करने लगे उस हीरोइन से। अब बात करते हैं एपिस्टोलरी नॉवल की। तो स्टूडेंट्स, रिचर्डसन इंट्रोड्यूस्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द एपिस्टोलरी नॉवल। दिस मीन्स अ नॉवल रिटन थ्रू लेटर्स। कैरेक्टर्स राइट लेटर्स टू ईच अदर। इन लेटर्स के थ्रू जो रीडर्स हैं वो डायरेक्टली एंटर करते हैं उन लोगों के थॉट्स और इमोशन। अब इन लेटर्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स एक दूसरे को लिखते हैं, जो रीडर है वो कैरेक्टर्स के थॉट्स और इमोशंस को फील करता है, उनको पढ़ता है, उनको जानता है, समझता है। इमेजिन रीडिंग समवन्स प्राइवेट डायरी। You know what they fear, you know what they dream about, you know what they secretly think. तो ये जो टेक्निक है, इसने एक डीप इमोशनल कनेक्शन क्रिएट किया बिटवीन रीडर्स एंड कैरेक्टर्स। तो रिचर्डसन की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रिचर्डसन इंट्रोड्यूस्ड साइकोलॉजिकल डेप्थ, इमोशनल रियलिज्म, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। मैनी लेटर नॉवेलिस्ट लर्नड फ्रॉम हिम। तो अब बात करते हैं हेनरी फील्डिंग की। स्टूडेंट्स, नॉट एवरीवन लाइक्ड रिचर्डसन्स स्टाइल। वन राइटर थॉट नॉवेल्स शुड बी ब्रॉडर, मोर एंटरटेनिंग एंड मोर रियलिस्टिक, एंड दैट राइटर वाज हेनरी फील्डिंग। तो हेनरी फील्डिंग का मास्टरपीस था टॉम जोन्स, जो उसने 1749 में पब्लिश किया था। अनलाइक रिचर्डसन्स इमोशनल स्टाइल, फील्डिंग्स नॉवल इज फुल ऑफ एक्शन, ह्यूमर, एडवेंचर एंड सोशल ऑब्जर्वेशन। जो टॉम है, जो हीरो है नॉवल का, वो कोई परफेक्ट
पर्सन नहीं है. He makes mistakes, he gets into trouble, he misunderstands situations, sometimes he behaves foolishly, and that is exactly why readers love him because he feels human. Fielding की contribution की बात करें तो Fielding contributed complex plotting, social realism, humor and satire, large cast of characters क्योंकि उसने variety of characters दी. उसने poor class से लिया, elite class को शो किया, servants को शो किया, religious जो characters हैं वो भी शो किए. तो मतलब उसने variety of characters जो हैं वो अपने novel में introduce करवाए और humor and satire भी introduce करवाया. मतलब उसने हंसते हंसते ही सोसाइटी को क्रिटिसाइज भी किया. फील्डिंग ने न्यू चीजें जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई अपनी राइटिंग में, अपने नॉवल में. तो मेनी क्रिटिक्स कंसिडर टॉम जोन्स वन ऑफ द फर्स्ट फुली डेवलप्ड इंग्लिश नॉवेल्स. फील्डिंग एंड रिचर्डसन बोथ राइटर्स शेप्ड द फ्यूचर ऑफ द नॉवल. अब इम्पोर्टेंट चेंज आता है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ 18th century fiction, the answer is the rise of realism. For thousands of years, fiction focused on gods, kings, warriors, knights. Now fiction focused on merchants, sailors, servants, middle class families, ordinary human beings. This was one of the greatest revolutions in literary history. So students, today we saw how fiction traveled from Renaissance Europe into England and transformed into the modern English novel. The printing press created readers, the middle class created demand. Daniel Defoe introduced realism, Samuel Richardson explored emotions and psychology, Henry Fielding perfected storytelling and social realism, and together these writers laid the foundation of modern novel. In our next lecture, we will study Jane Austen, romantic fiction, and the Victorian age, where the novel enters in its golden period and becomes the most influential literary genre in the world. So मिलते हैं next video में. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.